विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए हुए सभी प्रिय व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। सभी लोग फटाफट से चैनल के लिंक को विजिट करें। सभी का स्वागत एवं वंदन है। आज हम आपको एक नए प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर चल रहे हैं, जो कि विद्या परिवार आज से एक नया प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा है। जैसा कि आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स IBPS AFO जो कि मेंस एग्जाम होता है जनवरी मंथ में, और उसमें इस अहम ये पार्ट है, उसका एक अहम हिस्सा है IBPS AFO मेंस का FCI, जो कि एक डेट भी आ चुकी है प्री की। FCI के लिए नाबार्ड के एग्जाम, RRB SO, इफ्को, क्रिबको इत्यादि पेपर्स में क्या होता है, ये टॉपिक एक अपना अहम रोल निभाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपके बीच शुरू करने जा रहे हैं, और जो कि हमारी सीरीज है उतनी देर से हम आपसे कह रहे हैं कि एक अहम हिस्सा है जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में करंट अफेयर्स के नाम से प्रसिद्ध है। एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का एक अहम हिस्सा है, हमारे एक पार्ट का, एक समझ लीजिए कह सकते हैं इंटीग्रल पार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्लाइड पे आपको दिख गया होगा कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल कृषि फार्म। तो आखिर अब मन में क्या होगा, हलचल मच गई होगी कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ है, मतलब कार्बन न्यूट्रल क्या है, फार्म है, ये है फिर कहाँ। तो सारी बातों को हम एक क्रम बाई क्रम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसको देखिए कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल कृषि फार्म। आगे बढ़ते हैं हम कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म। अब आप देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल मैप आपके सामने बना हुआ है, आप पॉलिटिकल मैप के माध्यम से थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस स्टेट का पॉलिटिकल मैप है। अगर अंदाजा लग रहा है आपका तो ज्यादा बेटर है, अगर नहीं लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा मैप दिख रहा है ये भारत के पश्चिमी घाट, अब आप समझते होंगे पश्चिमी घाट किसे कहते हैं। पश्चिमी घाट का एक राज्य है, पश्चिमी घाट का एक राज्य है कौन सा, केरल। केरल जिसकी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम राजधानी है, ठीक है। और ये नारियल, कोकोनट वगैरह के लिए अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है। उसके प्रोडक्शन में देखिए नारियल का पेड़ भी लगा हुआ है। तो पश्चिमी घाट, जिसको तापी नदी से लेकर हम कार्डेमम की पहाड़ी तक मानते हैं कि पश्चिमी घाट उसको माना जाता है, वहीं का एक प्रांत है केरल। उसी केरल में ये देश का जो पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित हुआ है, उसके बारे में हम आज जानकारी आपसे साझा करेंगे कि कौन सा फार्म है। देखिए आपके सामने आ गया है अलुवा कृषि बीज फार्म। अब अलुवा को देखकर आप लोग ये भ्रमित ना होना, कहीं कहीं उलवा होता है। केरल में फेनुग्रीक को उलवा कहते हैं, तो उलवा को आप यहाँ पर अलुवा को फेनुग्रीक ना समझना, क्योंकि फेनुग्रीक का जो नर्सरी वहां प्रिपरेशन किया जाता है या सीड को वहां उलवा बोलते हैं। ये अलुवा एक जगह है केरल में, वहां एक बीज का फार्म है। ये बीज यहाँ प्रोडक्शन किया जाता है, बीज डेवलप किया जाता है एक गवर्नमेंट ऑफ केरल के द्वारा। केरल सरकार अपने अधीन में वहां सीड प्रोडक्शन कराती है, ठीक। देखते हैं भारतीय पश्चिमी तट राज्य केरल की राज्य सरकार ने अलुवा कृषि बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया है। कहां की सरकार, केरल राज्य की सरकार। कौन मुख्यमंत्री हैं इस समय, पिनराई विजयन। कौन है, पिनराई विजयन। तो पिनराई विजयन साहब ने इसको कार्बन न्यूट्रल फार्म की संज्ञा दी है, और उनका एक एजेंडा है कि उन्होंने कहा है कि केरल राज्य की जितनी भी विधानसभाएं हैं उनमें 140 कार्बन न्यूट्रल फार्म आगे खोले जाने की योजना बनाई है, और 13 ऐसे फार्म हैं जिन पर वर्तमान में कार्य चल रहा है कि वो कार्बन न्यूट्रल की श्रेणी में आगे पहुंचने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। 13 कार्बन न्यूट्रल पार्क घोषित होने की कगार पे हैं, बहुत ही जल्द 13 कार्बन न्यूट्रल पार्क घोषित होने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कि अलुवा बीज फार्म जो है वो सरकार के अधीन, कृषि विभाग जो सरकार के अधीन है, अलुवा बीज फार्म है, केरल राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। सरकार के तत्वाधान में ये बीज उत्पादन यहां से होता है। तो हम जान चुके कि अलुवा कृषि बीज फार्म कहां पड़ता है,
केरल राज्य में पड़ता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको कार्बन न्यूट्रल फार्म, जो कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है, केरल राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया। कौन सा, अलुआ बीज फार्म, ये कहां पड़ता है, केरल में पड़ता है। ये आप जानकारी साझा कर चुके हैं। ये अलुआ बीज फार्म की कुछ तस्वीरें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये तस्वीर प्रस्तुत करने का श्रेय मेरा ये था कि आप नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ अपना आपका ध्यान जाए, कि नवीकरणीय ऊर्जा हमें दिखाने का उद्देश्य था। बाकी बीज फार्म आप सब देखे हैं, एक जैसा बीज फार्म होता है। ये नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा की तरफ हम क्यों आपका ध्यान आकर्षित किए, क्योंकि यही एक वजह है वहां जो कार्बन न्यूट्रल की ओर उसको लेके गया है। क्या, नवीकरणीय ऊर्जा। अभी हम बताएंगे कि कार्बन न्यूट्रल होने के लिए हमें क्या क्या चीजें आवश्यक होती है। उसमें एक अहम हिस्सा है सौर ऊर्जा। और ये सौर ऊर्जा भारत में कब से आई, कैसे प्रचलित हुई, इसके बारे में भी हम बाद में बात करते हैं। अभी अब देखिएगा, ये महिला इसमें इरिगेशन करते हुए नजर आ रही है आपको अलुआ बीज फार्म में। तो अलुआ बीज फार्म ये भी केरल का ही फार्म है। इसमें देखिए सीड की तैयारी के लिए इरिगेशन करती हुई एक महिला नजर आ रही हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। केरल राज्य की सरकार, जो राज्य सरकार है, उसने संपूर्ण राज्य में कार्बन न्यूट्रल फार्म शुरू करने की योजना बनाई है। मतलब जितने भी उसके विधानसभा में फार्म हैं, जहां भी कृषि की जाती है, उन सभी फार्मों पर कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा है उसने कि कार्बन न्यूट्रल फार्म हम बनाएंगे। 13 फार्म वर्तमान में उस कगार की तरफ पहुंच रहे हैं। बाकी 140 फार्म ऐसे हैं जो कार्बन न्यूट्रल की तरफ केरल सरकार उनको अग्रसर कर रही है। देखिए, कार्बन जीरो एमिशन की बात की गई है। मतलब केरल राज्य सरकार ने क्या कहा है कि 2050 तक हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, कि हम 2050 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन के पायदान पर पहुंच जाएंगे। अब यहां पर लिखा है जीरो इमिशन, मतलब शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कार्बन का उत्सर्जन ना हो। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक का मतलब होता है कि हम जितना कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना ही कार्बन का अवशोषण अगर हम कर लेंगे, मतलब है कि अगर हम न्यूट्रल स्थिति में होंगे तो उसे हम बोलेंगे नेट जीरो कार्बन इमिशन उसको बोलेंगे। जैसे मान लो कोई भी स्टेट अगर 14 टन कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है, वहां की कंपनियां, फैक्ट्रियां 14 टन कार्बन प्रोड्यूस कर रही हैं, और अगर वो जीरो इमिट बनना चाहता है तो वो इतने पेड़ लगाए, इतने नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान दे, इतनी नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करे ताकि ये 14 टन वो कार्बन एब्जॉर्ब कर सके। मतलब कार्बन सिंक इतना डेवलप कर ले कि कार्बन सोर्स जितना हो उतना वो सिंक अवशोषण कर ले कार्बन का, तो वो जीरो इमिशन की तरफ बढ़ेगा। कहने का मतलब है जीरो इमिशन का ये मतलब ना समझना कि बिल्कुल कार्बन का उत्सर्जन ना हो। ऐसा हो सकता है कि कार्बन का उत्सर्जन ना हो, भाई आप कितना भी नवीकरणीय ऊर्जा अपना लेंगे मगर कार्बन निकलेगा, मगर उस जितना कार्बन निकलेगा उसको हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं कार्बन सिंक के माध्यम से, तो हम जीरो इमिट की तरफ पहुंच सकते हैं। ये 3 टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला है कार्बन न्यूट्रल। अब कार्बन न्यूट्रल क्या है, कार्बन उदासीन किसे कहते हैं। माना कि जितना कार्बन, अब हम आपको समझा देते हैं। देखिए कार्बन न्यूट्रल क्या होता है, कोई भी राज्य, यहां पर केरल की हम बात नहीं करते, हम केवल कार्बन न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम अपने घर में खाना बनाते समय 1.5 किलो कार्बन उत्पादित करते हैं। 1.5 किलो कार्बन का निर्माण होता है हमारे घर के चूल्हे से, गैस से, या हमारे जीवाश्म ईंधन जलाने से, हम बाइक चलाने से 1.5 किलो कार्बन हम दिन भर में निकाल दिए। तो हम अपने द्वारे पे, घर पे इतने पेड़ लगा देंगे कि वो 1.5 किलो कार्बन को एब्जॉर्ब कर लें। तो हम क्या होंगे, कार्बन न्यूट्रल की दशा में होंगे, कि हमने जितना कार्बन प्रोड्यूस किया उतना हमने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो दशा कहलाएगी कार्बन न्यूट्रल। अब क्या होता है कार्बन क्रेडिट। क्योटो प्रोटोकॉल का एक प्रतिबद्धता थी कि जो विकसित एवं विकासशील देश हैं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाएं। तो इसका मतलब कि अगर मान लीजिए विकासशील देश हमारा इंडिया है, उसको अगर 1 साल के लिए 2 टन कार्बन उत्सर्जन की प्रतिबद्धता दी गई है, अगर वो किसी कारणवश जैसे अपने यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा अडॉप्ट कर ले, वनावरण कर ले, ठीक है, एफोरेस्टेशन करे, वनावरण लगा ले, बहुत ज्यादा वन लगा ले,
ठीक है, कार्बन सोर्स डेवलप कर ले, जिससे क्या हो, कार्बन हम उत्सर्जन करें उससे ज्यादा हम अवशोषक या कुछ मात्रा में इतना अवशोषक कर लें कि हमारा जितना लिमिट दिया गया था 2 टन का, वो 2 टन हम उत्सर्जित ना करें। तो हमारे लिए क्या होगा, एक क्रेडिट बन जाएगा कि हम उसका क्रेडिट पा लेंगे। क्रेडिट मतलब एक लैटिन वर्ड होता है क्रीडो, क्रेडो का मतलब होता है एक साख, तो हम उसका क्रेडिट पा लेंगे। अब ये क्रेडिट पा तो लेंगे, मगर क्या ये इंटरनेशनल पे हमें क्रेडिट मिलेगा? तो इंटरनेशनल पर क्रेडिट पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूएनएफसीसी, यूएनएफसीसी, इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये क्या होता है, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, जो 74 में गठित हुआ, और इसके जो सदस्य देश हैं वर्तमान में आप लोग जिनको पढ़ते होंगे COP 27 जो इजिप्ट में हो रहा है, मिस्र के बंदरगाही शहर पे सल एसेक में हो रहा है। तो ये क्या है, यूएनएफसीसी के जो सदस्य देश होते हैं वो आपस में जब सभा आयोजित करते हैं तो उसे कॉप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो यूएनएफसीसी में जब रजिस्टर हम करा लेंगे, तब अगर हम कार्बन उत्सर्जन से ज्यादा अवशोषण करेंगे जितना हमें प्रतिबद्धता दी गई है, उससे हम अपना मान लीजिए 50 टन हमें कार्बन बहाने की छूट थी, हमने 40 टन कार्बन बहाया एक साल में, जो 10 टन हमारा कार्बन बचा, ये हम कार्बन क्रेडिट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से बिक्री कर सकते हैं, या हम भविष्य में बचा के रख सकते हैं, ताकि मान लो 2023 में हम लोग थोड़ा ज्यादा वाहन और औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़े, तो 50 हमारी प्रतिबद्धता थी, हमने 60 टन कार्बन उड़ा लिया। जब 60 टन कार्बन उड़ाया तो हमने 10 टन ज्यादा उड़ाया, इसका मतलब पिछली साल हमने 10 टन कम भी तो उड़ाया था, तो ये बैलेंस भी हो सकता है। तो कार्बन क्रेडिट का हम 2 तरीके से उपयोग कर सकते हैं, या तो हम बिक्री कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, अपने निकट भविष्य के लिए बचा के रख सकते हैं, ताकि अगर हम भविष्य में उस प्रतिबद्धता पर खरे ना उतर पाए तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, अपने लिए बचा के रखना चाहिए। अब जीरो कार्बन इमिशन या कार्बन न्यूट्रल एक ही बात है, ठीक है। जैसा कि हमने बता दिया कि जीरो कार्बन इमिशन, वर्तमान समय में विश्व के 2 ऐसे देश हैं जो जीरो कार्बन इमिशन की श्रेणी में पहुंचे हैं। एक है भूटान, दूसरा है सूरीनाम। अब सूरीनाम का आप लोग नाम सुने होंगे, चंद्रिका प्रसाद चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले थे इंडिया में, बट कोरोना ने उनको आने नहीं दिया था, ठीक। तो कोरोना को पसंद नहीं थे सूरीनाम के वो राष्ट्रपति। तो 2 देश है, एक तो हो गया आपका भूटान, दूसरा सूरीनाम। रीजन क्या है कि ये 2 देश पहुंच गए जीरो कार्बन इमिशन पर, हम लोग नहीं पहुंच पाए। हम कब पहुंचेंगे, 2070 COP 26 जो कि ग्लासगो में आयोजित हुई मीटिंग, ठीक है, उसमें नरेंद्र मोदी ने एजेंडा दिया कि 2070 तक हम क्या होंगे, जीरो कार्बन इमिशन पर पहुंच जाएंगे, नेट जीरो कार्बन इमिशन पर पहुंच जाएंगे। भूटान और सूरीनाम का रीजन ये है कि यहाँ का 72% जो एरिया है वो कवर है किससे, फॉरेस्ट से कवर है। किससे कवर है, फॉरेस्ट से कवर है। और आबादी जो पॉपुलेशन है वो लेस पॉपुलेशन है, ठीक है, अदर कंट्री की तुलना में यहाँ संख्या कम है, तो हम लोगों के माध्यम से भी तो कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो ये 2 देश वर्तमान समय में ऐसे हैं जो भूटान और सूरीनाम जो जीरो कार्बन इमिशन के स्तर तक पहुंच चुके हैं। उम्मीद करते हैं कार्बन क्रेडिट, कार्बन न्यूट्रल और कार्बन जीरो इमिशन आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं, कार्बन निगेटिव की बात की जा रही है। अब कार्बन निगेटिव क्या होता है इसको जानिए। मान लेते हैं आपका अगर कार्बन एक साल में आपको छूट दी गई है, या आपके यहाँ कार्बन 15 टन की आपको छूट दी गई, या 15 टन कार्बन उत्सर्जित हो रहा है आपके देश में, कंपनी के माध्यम से, कृषि करने के माध्यम से, या किसी भी माध्यम से 15 टन कार्बन उत्सर्जित हो रहा है, तो आपको प्रतिबद्धता निगेटिव अगर हमें होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 15 टन से ज्यादा हमें 16 टन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा कार्बन। कितना, 16 टन हमें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, 16 टन अवशोषित करना पड़ेगा। कहने का मतलब है जितना उत्सर्जन होगा उससे ज्यादा अगर हम अवशोषित कर लेंगे कार्बन, तब हम कार्बन निगेटिव की तरफ पहुंचेंगे। अभी विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कार्बन निगेटिव की श्रेणी में आता हो, ठीक है। भूटान पहुंचने वाला है कार्बन नेगेटिव की श्रेणी में, अभी पहुंचा नहीं है। आगे आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगी खबर कि भूटान क्या है, एक कार्बन नेगेटिव के लक्ष्य को
प्राप्त कर चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कैसे कार्बन उत्सर्जन करता है, कैसे कैसे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें ग्रीन हाउस गैसों में प्रभाव देखने को मिलता है। कृषि क्षेत्र से लगभग 30% जो होता है ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो उत्सर्जित होती है, कितना, 30%। अब मेजर रूप से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, क्योटो प्रोटोकॉल ने कितनी ऐसी गैसों को ग्रीन हाउस गैसों की मान्यता दी है, तो मोस्टली 6 गैसों को उसने ग्रीन हाउस गैस माना है, जिसमें CO2 जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, फिर आता है आपका मीथेन, उसके बाद आता है नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद आपको बहुत सारी गैसें मिल जाएंगी जैसे PFC ये मिल जाएगी, और आपको HFC मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको SF6 मिल जाएगा, NF3 मिल जाएगा, मतलब नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हेक्साफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CO2, ये जो गैसेस हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। जब ये ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमारे वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीकरण, वैश्विक तापन की समस्या उत्पन्न होती है। जो औद्योगिकरण हमारा था, औद्योगिकरण से पहले या औद्योगिकरण के बाद अगर हम देखें तो हमारे पृथ्वी का औसतन टेम्परेचर जो है 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अगर इसको 2050 तक कम ना किया गया तो आगे आने वाले कहीं कहीं क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेगा कि कहीं बाढ़ आएगी ग्लेशियर के पिघलने से, तो कहीं भयंकर सूखा पड़ेगा। तो इसीलिए विश्व के सभी देश आज इस तरह कार्य कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए वो हर एक देश अपने आप में अनुकूलन और समन की नीति को अपना रहा है, जो कि पेरिस जलवायु समझौते के तहत एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था। अभी हम बताते हैं समन और अनुकूलन क्या होता है। उससे पहले आप जानिए कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है। आप पढ़ चुके हैं कार्बन न्यूट्रल, वही की दशा को हम कार्बन न्यूट्रलिटी कहते हैं। जो कंडीशन हुई थी कार्बन न्यूट्रल में, उसी दशा को कार्बन न्यूट्रलिटी बोलते हैं। जैसा कि आपके सामने दिया है कि कार्बन उत्सर्जन करने और कार्बन को वातावरण से अवशोषित करने या कम करने के बीच के संतुलन का जो होना वो कार्बन न्यूट्रलिटी कहलाता है। कहने का मतलब जितना कार्बन हम उत्सर्जन कर रहे हैं और जितना कार्बन को हम अवशोषण कर रहे हैं उसके बीच जो संतुलन बन रहा है तो वो कार्बन न्यूट्रलिटी बन रहा है। ना हम पॉजिटिव हैं ना हम नेगेटिव हैं, हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ हैं, तो वो कहलाएगा कार्बन उदासीनीकरण कहलाता है, कार्बन न्यूट्रलिटी। उम्मीद करते हैं कि आप कार्बन न्यूट्रलिटी जैसे कॉन्सेप्ट से समझ चुके होंगे। अब आपके सामने दिया है पेरिस एग्रीमेंट। अब ये पेरिस जो जलवायु समझौता है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इसको हम क्यों आपके सामने थोड़ा इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट की पृष्ठभूमि कहां से आई, क्यों पेरिस एग्रीमेंट भारत में लाया गया या पूरे वर्ल्ड में पेरिस एग्रीमेंट का नींव रखा गया। पेरिस एग्रीमेंट को लाने का आखिर क्या इनका एजेंडा था, तो बताते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में एक गठित हुआ जापान के क्योटो शहर में, परंतु वो सफल कब हो पाया, 2005 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य था CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना। तो क्योटो प्रोटोकॉल ने 2 बार अपनी प्रतिबद्धता एनेक्स और नॉन एनेक्स देशों पर जताई। तो 2 बार प्रतिबद्धता कब, एक बार उन्होंने जताई 2008 से 2012 के मध्य उन्होंने पहली प्रतिबद्धता की कि इस समय के दौरान आप सारे देश जो भी हैं इसके सदस्य देश वो कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। दूसरी प्रतिबद्धता उनकी थी 2013 से 2020। अब बात ये आई कि 2020 में तो क्योटो प्रोटोकॉल का समय समाप्त होने वाला था, तो अब पूरे विश्व में UN में खलबली मची कि 2020 में तो ये समाप्त हो जाएगा। तो कोई ना कोई ऐसा क्लाइमेट पर आधारित जो क्लाइमेट चेंज पर अवरुद्ध कर सके, क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट चेंज के विरोध में ऐसा एक ऑनलाइन इंटरनेशनल समझौता होना चाहिए जो क्या करे, जलवायु परिवर्तन पर कंट्रोल कर सके। तो पेरिस का कॉन्सेप्ट वहीं से निकल के आया। एक मीटिंग हुई जो कि UNFCCC के सदस्य देश मीटिंग करते हैं मिलकर, उस मीटिंग का नाम था COP21। क्या नाम था, COP21।
और ये मीटिंग हुई कब? कल, यानी कि 12 दिसंबर 2015 को ये मीटिंग हुई। इस पर काफी देशों ने हस्ताक्षर किए, लगभग 195 कंट्रीज ने क्या किया? इस मीटिंग पर हस्ताक्षर किए और 148 देशों ने इस मीटिंग की पुष्टि की। 148 देशों ने इस मीटिंग की पुष्टि की और कहा गया कि ये जो आपका पेरिस एग्रीमेंट है ये कब से प्रभावित होगा? तो ये 2020 के बाद, जब क्योटो प्रोटोकॉल समाप्त होगा उसके बाद पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ये सक्रिय होगा। ठीक है, तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये 3 इसमें एजेंडे रखे गए, मुख्य रूप से 3 बातों पर इस पर फोकस किया गया: समन, अनुकूलन और वित्त पोषण। ये तीनों टर्म अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कि समन क्या है, मतलब मिटिगेशन किसे कहते हैं? समन ये होता है कि जलवायु परिवर्तन जिन समस्याओं के कारण उत्पन्न हुआ है उस समस्या को ही निपटा देना, खत्म कर देना समन कहलाता है, मिटिगेशन कहलाता है। अब ये समन हम कैसे कर सकते हैं? समन हम 2-3 टेक्निक से कर सकते हैं। एक तो हम पेड़ लगाकर हम समन कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ क्या है? कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन एब्जॉर्बर होते हैं, कार्बन सिंक होते हैं। दूसरा, हम नवीकरणीय ऊर्जा को समाहित करेंगे, नई प्रौद्योगिकी तकनीकी को अपनाएंगे। क्या करेंगे? नई प्रौद्योगिकी तकनीकी को अपनाएंगे, तो ये समन का कार्य हो गया। उसके बाद आता है अनुकूलन, जिसे हम एडॉप्शन कहते हैं। अनुकूलन क्या होता है? मान लीजिए किसी भी देश में अगर जलवायु परिवर्तन की समस्या आ रही है तो वो देश स्वयं इस जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने आप को स्वयं अनुकूल बना ले कि मैं इस परिवर्तन से निपट लूंगा, उसे अनुकूलन कहते हैं। वित्त पोषण की जो बात आती है, फंडिंग, तो जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं, विकसित देश, वो डेवलपिंग कंट्री को वित्त पोषित करते हैं ताकि तुम वित्त का पोषण, उन पर वित्त का भार ना पड़े और वो आराम से कार्बन क्रेडिट को प्राप्त कर सकें या कार्बन इमिशन या ग्रीन हाउस गैसेस पर कंट्रोल कर सके। यही जो पेरिस एग्रीमेंट है, इसी की देन है कि भारत के गुरुग्राम में एक इंटरनेशनल एजेंसी की स्थापना की गई। कौन सी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया। इसका मुख्यालय गुरुग्राम है। इसी से सौर ऊर्जा का प्रसार हुआ इंडिया में, और यही सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। अब ये नवीकरणीय ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन कैसे कम करता है? मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री आप संचालित कर रहे हैं, उसमें आप फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन की बजाय अगर आप प्रयोग कर रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा, तो ये जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो कार्बन प्रोड्यूस करता है, इससे कार्बन नहीं निकलेगा। तो एक तो ये कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहा है। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं कि अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे, क्योंकि पेड़ क्या होता है? पेड़ जो होता है वो क्या करता है? वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करता है और भूमि से जल को ग्रहण करता है। इन दोनों को कंबाइंड करके कार्बोहाइड्रेट बना देता है। क्या बना देता है? कार्बोहाइड्रेट बना देता है। मतलब पेड़ क्या है? CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, तो ये CO2 एब्जॉर्बर मतलब CO2 सिंक है, ये कार्बन का अवशोषण करता है। तो जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज्यादा हम वातावरण को स्वच्छ बनाकर रखे रहेंगे। तो पेड़ जितने ज्यादा होंगे CO2 को उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो हम बात करते हैं जितना CO2 एब्जॉर्बर होगा उतना ही कार्बन का समायोजन हम कर पाएंगे। कार्बन का समायोजन होता है सेटिंग ऑफ कार्बन। कहने का मतलब है कार्बन का समायोजन हम उसे कहेंगे कि कोई देश अगर कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं कर पा रहा है या किसी कारण वो कार्बन उत्सर्जन में कमी नहीं ला पा रहा है, तो वो ऐसे देश में जाके अपने पैसों से एक नई प्रौद्योगिकी या नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करे और उस देश में कार्बन उत्सर्जन को कम कर ले, तो वो उस देश का कार्बन का समायोजन माना जाता है। ठीक, वो तभी संभव है जब ज्यादा मात्रा में आप पेड़ लगा पाओगे, तब कार्बन समायोजन कर पाओगे। उसके बाद एक आता है कार्बन पृथक्करणीय या कार्बन का पृथक्करण करना। जैसे
वायुमंडल में जो CO2 विद्यमान है इसको हम नेचुरली या आर्टिफिशियली तरीके से क्या करते हैं, स्टोर कर लें, चाहे हम सॉलिड रूप में या हम लिक्विड रूप में। जब इसको स्टोर कर लेते हैं तो स्टोर करना ही होता है कार्बन का पृथक्करणीय या कार्बन का पृथक्करण। अब ये स्टोर करना किसके माध्यम से हमें क्लियर होता है, सिंक के माध्यम से। जो सिंक होते हैं वो कार्बन को अवशोषित करते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे अगर कार्बन को अवशोषित करेंगे तो उसे ब्लू कार्बन कहेंगे, और जो समुद्री शैवाल वगैरह पौधे कार्बन को अवशोषित करेंगे उन्हें हम ब्लू कार्बन बोलेंगे, हरे पेड़ पौधे को ग्रीन कार्बन बोलेंगे, सॉरी। और जो जीवाश्म ईंधन से जो कार्बन निकलता है उसे हम ब्राउन कार्बन बोलते हैं। तो आज का ये आपका जो टॉपिक था वो था देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म। तो इसके बारे में जो चर्चा हुई, जो केरल राज्य में पड़ता है, और पहला अभी तक इससे पहले कोई नहीं है, दूसरा जब बनेगा तो बनेगा। तो उससे संबंधित जो आपके बीच चर्चा करनी थी हमने आपके बीच बहुत ही सरल शब्दों में चर्चा की है। ये आपके आने वाले भविष्य के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि ये एक पर्यावरण को लेकर एक अहम भूमि है। इसके क्यों इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूं। COP 27 की मीटिंग अभी आयोजित हो रही है, कहाँ, इजिप्ट, ठीक है। और COP 27 का एजेंडा क्या है कि पेरिस एग्रीमेंट को सफल बनाना, पेरिस एग्रीमेंट की बातों को सफल बनाना, और COP 26 जो कि ग्लासगो में हुई थी इसके परिणामों की पुनः व्याख्या करना या इस पर पुनः विचार करना। तो COP 27 इसी वर्ष चल रहा है, इसीलिए एक चर्चा का बिंदु है और आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। यही नहीं कि एग्रीकल्चर वाला ही बच्चा इसको देखे, इसको ओवरऑल जो भी करंट अफेयर्स की तैयारी, जिनमें करंट अफेयर्स इंक्लूड है, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए एक अहम रोल निभाएगा। तो सभी को गुड नाइट, मिलते हैं अगले एक करंट न्यूज के साथ, बहुत ही धमाकेदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए आप चैनल पर विजिट करिए, जो भी नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम हर एक दिन एक आपको नई सूचनाएं देंगे जो कृषि के करंट अफेयर से जुड़ी होंगी।